नमस्कार, आपका स्वागत है जॉस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। नौसेना के पायलटों ने पहली बार मेड इन इंडिया INS विक्रांत पर 2 लड़ाकू विमानों की सफल लैंडिंग की। नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29K से सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। इस स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और ऑपरेशन करने में भारत की ताकत को दिखाता है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल SN घोरमारे ने कहा कि एक ऐतिहासिक पल और बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोची शिपयार्ड में भारत के पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया था। इसके साथ ही भारत 40,000 टन से अधिक श्रेणी के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखने वाले देशों में शामिल हो गया है। INS विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने किया है। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, जिसे पहले नौसेना डिजाइन निदेशालय के रूप में जाना जाता था। ये भारतीय नौसेना का इन हाउस डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है। 45,000 टन वजनी INS विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। यह INS विक्रमादित्य के बाद देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। INS विक्रांत के साथ भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करने और इसे बनाने में सक्षम है। इसमें फ्यूल के 250 टैंकर और 2400 कंपार्टमेंट्स हैं। इस पर एक बार में 1600 क्रू मेंबर्स और 30 विमान तैनात हो सकते हैं। कई खूबियों से लैस मेड इन इंडिया INS विक्रांत के रूप में नेवी को देश में बना अपना सबसे बड़ा युद्धपोत मिल गया, लेकिन ये युद्ध के लिए तैयार करीब 15 महीने बाद यानी 2023 के अंत में हो पाएगा। नेवी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल SN घोरमारे ने बयान जारी कर बताया था कि नेवी MiG-29 के फाइटर प्लेन की विक्रांत पर लैंडिंग का ट्रायल नवंबर 2022 में शुरू करेगा। भारत को इस साल हज के लिए लगभग 1,75,000 का कोटा दिया जाएगा। नई हज नीति के तहत कुल कोटे का 90% हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित किया जाएगा और शेष निजी ऑपरेटरों को आवंटित किया जाएगा। नई नीति के तहत महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों को और बुजुर्गों को विशेष व्यवस्था दी जाएगी। हज 2023 के लिए 25 प्रस्थान स्थल होंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने ट्वीट किया कि नई ऐतिहासिक हज नीति तीर्थयात्रियों को वित्तीय राहत लाएगी। आवेदन पत्र पहली बार निःशुल्क है। हज पैकेज की लागत में लगभग 50,000 रुपए की कमी की गई है। सूत्रों ने बताया कि हज यात्रा के प्रस्थान स्थलों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर, रांची, गया, औरंगाबाद, वाराणसी, जयपुर, नागपुर, कोची, अहमदाबाद, लखनऊ, कन्नूर, विजयवाड़ा, अगरतला और कालीकट शामिल हैं। सूत्रों ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर प्रस्थान स्थलों में बढ़ोतरी की जा सकती है। पहली बार आवेदन निःशुल्क मिलेंगे। जिन लोगों का हज यात्रा के लिए चयन होगा, उन्हें प्रक्रिया से संबंधित कुछ शुल्क देने होंगे। पहले हज आवेदन का शुल्क 300 रुपए होता था। सरकार के शीर्ष सूत्र ने बताया कि इस बार हज के लिए महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर 45 साल से अधिक उम्र की कोई महिला मेहरम के बिना आवेदन करती है तो उसे हज पर जाने की अनुमति होगी। पहले महिलाओं को मेहरम नहीं होने की स्थिति में समूह में जाने की अनुमति थी। इस साल भारत से 1,75,000 लोग हज यात्रा पर जाएंगे। इंदौर शहर में 3 दिनों के जैविक महोत्सव की शुक्रवार को शुरुआत हुई थी। इसमें G20 समिट के संबंध में चर्चा हुई। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी था। ये महोत्सव 6 फरवरी तक चला। G20 समिट के संबंध में ये महोत्सव ग्रामीण हाट बाजार ढक्कन वाला कुआ में आयोजित किया गया। इंदौर में शुक्रवार से 3 दिवसीय जैविक महोत्सव की शुरुआत हुई। इस महोत्सव का मुख्य मकसद स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी है। ये महोत्सव जैविक, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों और ग्राहकों के बीच एक सेतु के लिए था। ग्राहकों को रसायन मुक्त कृषि उत्पाद एवं किसानों को उचित मूल्य मिल सके, ये भी इस महोत्सव का उद्देश्य था।
महोत्सव का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय ने किया। इस अवसर पर मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली भी विशेष रूप से मौजूद रही। वहीं कृषि तकनीकी प्रबंध संस्था की परियोजना संचालन शर्ली थॉमस ने बताया कि महोत्सव के दौरान किसान एवं कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। प्रतिदिन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः गो आधारित खेती, जैविक जीवन शैली एवं स्वस्थ भोजन पर चर्चा हुई। पहले दिन डॉक्टर खादर वली तथा मशरूम के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त बीना देवी ने सम्मेलन में विशेष रूप से भाग लिया। गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच कश्मीर के हिल स्टेशन में एक ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। इस होटल को कोलाहोई ग्रीन हाइट्स ने तैयार किया है। सोशल मीडिया पर घाटी के इस पहले बर्फ से ढके रेस्टोरेंट की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच गुलमर्ग ही नहीं बल्कि ये भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और बर्फबारी के बीच खाने पीने का लुत्फ उठा रहे हैं। यह अनोखा ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग के एक होटल कोलाहोई ग्रीन हाइट्स द्वारा बनाया गया है। होटल का दावा है कि ये घाटी का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है। होटल मैनेजर हामिद मसौदी के मुताबिक गुलमर्ग को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए वो हमेशा अनोखे प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में होटल ने एशिया का सबसे बड़ा इग्लू बनाया था, जबकि 2021 में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू बनाया था। होटल मैनेजर हामिद मसौदी ने कहा कि ये कश्मीर में इस तरह का पहला इग्लू है। उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले ऐसे रेस्टोरेंट फिनलैंड में देखे, उसके बाद हमने अपने होटल में 3 इग्लू बनाए, जिसे यहाँ पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हामिद ने कहा कि होटल के बाद हमने गुलमर्ग में पहले चरण में 3 इग्लू भी बनाए, जिन्हें यहाँ आने वाले लोग बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस अनोखे इग्लू के लिए इम्पोर्टेड फैब्रिकेटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मैनेजर ने बताया कि इन ग्लास इग्लू में से प्रत्येक में एक बार में 8 लोग बैठ सकते हैं। हम पर्यटकों को अलग तरह का अनुभव देने की कोशिश करते हैं। इस अनोखे रेस्टोरेंट को स्थानीय लोग बहुत पसंद करते हैं। एक पर्यटक का कहना है कि वो कश्मीर घाटी में आया था और गुलमर्ग में समय बिताना चाहता था, और जब उसे ये रेस्टोरेंट मिला तो उसे बहुत ही अलग अनुभव हुआ। बिहार के गोपालगंज में सोमवार को रीडिंग मैराथन हुई। जी हाँ, इसमें 1021 लोगों ने एक साथ बैठकर 2 घंटे तक किताबें पढ़ी। इसके जरिए मैसेज दिया गया कि किताबों के माध्यम से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किताबों से विमुख हो रहे लोगों को फिर से किताबों से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। रीडिंग मैराथन में लोग अपनी पसंद की किताबें लेकर पहुंचे थे। जो लोग किताब नहीं लाए थे उन्होंने बुक स्टॉल से किताब खरीद कर पढ़ी। इस दौरान सभी के मोबाइल फोन बंद करवा दिए गए थे। गोपालगंज के पंचदेवरी रीडिंग मैराथन क्लब ने पंचदेवरी प्रखंड के जमुनहा स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में यह आयोजन किया था। इसमें लेखक सर्वेश तिवारी, श्रीमुख और झारखंड से आए मोटिवेशनल स्पीकर अमरीश झा भी शामिल हुए। रीडिंग मैराथन में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि किताबों से हमें हमेशा नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आज के समय में किताबें व्यक्ति को अपने मुकाम तक पहुंचाने में प्रथम साधन और माध्यम है। एक पुस्तक को पढ़ने से 60 वर्ष का अनुभव व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में 20 पुस्तकें पढ़ ले तो वो 1200 वर्ष का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। लेखक सर्वेश तिवारी श्रीमुख ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के अध्ययन से ही व्यक्तित्व में निखार आता है, इसलिए हमें साहित्य का अध्ययन करते रहना चाहिए। झारखंड से आए मोटिवेशनल स्पीकर अमरीश झा ने कहा कि किताबें हमें संस्कार, सभ्यता, जीवन जीने की कला और मानवता सिखाने का माध्यम है। पंचदेवरी रीडिंग मैराथन क्लब के प्रतिनिधियों ने कहा कि पूरी दुनिया में मोबाइल के हर हाथ में पहुंचने के बाद समाचार पत्रों और किताबों में लोगों की दिलचस्पी काफी कम हो गई है। भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के बदलाव करता रहता है। इस बीच रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया है, यानी यात्री अब व्हाट्सएप पर ही फूड का ऑर्डर दे सकेंगे। इसके लिए यात्री को अपने पीएनआर नंबर का इस्तेमाल करना होगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक भारतीय रेलवे ने अपने कस्टमर्स के लिए ई केटरिंग सर्विस को और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए ये पहल की है। इसके लिए बिजनेस व्हाट्सएप नंबर शुरू किया गया है। बता दें कि भारतीय रेलवे के PSU IRCTC ने इसके लिए विशेष रूप से वेबसाइट भी बनाई है। रेलवे ने अपने ई कैटरिंग ऐप फूड ऑन ट्रैक के माध्यम से ई कैटरिंग सेवाएं शुरू की हैं।
भारतीय रेलवे ने शुरुआत में व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के माध्यम से ई कैटरिंग सर्विसेज के लिए 2 फेज की योजना बनाई है। पहले फेज में ग्राहकों के उस नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा जिसके जरिए ई टिकट बुक किया गया है। इस मैसेज में उन्हें एक लिंक आएगा जिस पर क्लिक करके यात्री ई कैटरिंग सर्विस को चुन सकेंगे। इस ऑप्शन के साथ यात्री स्टेशनों पर मौजूद अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। सर्विसेज के दूसरे फेज में व्हाट्सएप कस्टमर AI पावर चैट के जरिए ई कैटरिंग सर्विसेज को लेकर सवाल जवाब कर सकेगा और फूड ऑर्डर कर सकेगा। शुरुआत में चुनिंदा ट्रेनों में ही इस तरह की ई केटरिंग सर्विस के लिए व्हाट्सएप शुरू की गई है। बाद में कस्टमर की प्रतिक्रिया और सुझावों के आधार पर रेलवे इसे दूसरी ट्रेनों में सक्षम करेगी। क्या धरती के अलावा अंतरिक्ष में कोई और ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है या पनपने की संभावना है? ये एक ऐसा सवाल है जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले हर शख्स के मन में ऐसा सवाल कभी ना कभी जरूर आता होगा कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन की संभावना है या नहीं। इसका जवाब मिल गया है और कथित तौर पर इसका उत्तर है हाँ। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट के बारे में बताया है जहां पर जीवन की संभावना पाई गई है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जहां पर गर्मी कम और जीवन की संभावना भी काफी बताई गई है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम है वुल्फ 1069b। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद हैं, लेकिन उसी तरह किसी तारे के गिर्द चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारे सौर मंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वुल्फ 1069b धरती से 31 प्रकाश वर्ष दूर है। ये लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। जर्मनी के प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की साइंटिस्ट डायना कोसाकोवाकी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अपने स्टार के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और टीम को उम्मीद है कि इस पर वायुमंडल होने की काफी संभावनाएं हैं। डायना ने कहा कि एक्सोप्लैनेट पर बहुत अधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी नहीं मालूम होती, इसलिए बहुत संभव है कि इसका वायुमंडल बचा हुआ है। इस स्टडी को एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित किया गया है, जिसके मुताबिक वुल्फ 1069b आकार और भार में धरती के जितना ही मालूम होता है। ये अपने तारे का चक्कर 15.6 दिन में पूरा करता है, यानी धरती जो चक्कर 365 दिन में लगाती है वो इसे केवल लगभग 16 दिन में ही पूरा कर लेता है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।